डियर स्टूडेंट्स, अपना डाई नाइट्रोजन वाला टॉपिक चल रहा था। अपनों ने डाई नाइट्रोजन की बनने की विधियां और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब उसके बाद में आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में होगा क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शनें देखेंगे कि डाई नाइट्रोजन होता है वो किस प्रकार से धातु से अधातु से अभिक्रिया करता है और किस प्रकार के यौगिक बनाता है। तो जिस प्रकार से अपनों ने नाइट्रोजन का देखा था कि वो धातु के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। अधातु जैसे अपनों ने अधातु कौन सी ली थी? हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्राइड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्साइड बनाएगा। इस प्रकार से डाई नाइट्रोजन भी क्या करेगा? धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्राइड का निर्माण करेगा। अपनों ने धातु अगर कौन सी ली है? लिथियम धातु ली है तो किसका निर्माण कर लेगा? लिथियम नाइट्राइड का निर्माण कर लेगा। अगर अपनों ने धातु मैग्नीशियम ली है तो किसका निर्माण कर लेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण कर लेगा। उसके बाद में देखते हैं कि अधातु कौन सी होती है। तो अधातु अपने को पता है कि हाइड्रोजन होती है, अधातु में काउंट की जाती है और धातु दोनों में काउंट की जाती है। यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था? अपने को पता है हाइड्राइड का निर्माण कर रहा था नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन भी क्या करेगा? डाई नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा? हाइड्राइड का निर्माण करेगा, जिसे अमोनिया बोलेंगे अपने। और अपने अमोनिया बनाने की विधि देखेंगे, हेबर विधि। हेबर विधि के अंदर ये पूरी प्रोसेस होगी कि किस प्रकार के में इसमें जो फेरस उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम होता है वो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज किया जाता है, टेम्परेचर क्या रखा जाता है, वायुमंडलीय दाब क्या रखा जाता है, ये सारी अपनी कंडीशन हेबर विधि में देखेंगे। जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक ही रहेगा। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके डाई नाइट्रोजन किसका निर्माण करता है? तो अमोनिया का निर्माण करता है। उसी प्रकार से डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। ये दोनों उसकी क्या होगी? धातु के साथ अधातु के साथ अभिक्रिया होगी। अक्सर पूछता तो वो अमोनिया बनाने की विधि है, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछता है। लेकिन फिर भी अपना माइंड अपने क्या रखने, सारी साइड रखना कि किस प्रकार से ये छोटी छोटी रिएक्शन है अगर एग्जाम में आ जाए तो अपने क्या कर सके उन्हें हल कर सके। नहीं यानी माइंड अपने पजल ना हो कि ये तो रिएक्शन अपने को कराई नहीं गई है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि इस प्रकार की भी रिएक्शन क्या करता है? डाई नाइट्रोजन देता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी है कि एक कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करके एक उत्प्रेरक यानी एक उर्वरक का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम सिनेमाइड बोलते हैं। कैल्शियम सिनेमाइड बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CaCN2 होता है। इसे ऐसे लिखते हैं CaNCN, जिसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम सिनेमाइड बोलते हैं। कैल्शियम सिनेमाइड का अगर इसको अपने क्या करें, पूरी इसकी वैलेंसी पूरी करें तो अपने चेक कर सकते हैं कि इस प्रकार से ये क्या करेगा? अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। ये क्या होता है? कैल्शियम सिनेमाइड होता है। एक प्रकार का क्या होता है? ये उर्वरक होता है। एक टाइप से क्या होता है? ये उर्वरक होता है, खेतों में यूज किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करके डाई नाइट्रोजन कैल्शियम सिनेमाइड का निर्माण करता है, जिसका यूज उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार की यौगिक का निर्माण करेगा? तो कैल्शियम सिनेमाइड नामक यौगिक का निर्माण करेगा, जिसका यूज कहां पर किया जाता है? खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या थी? धातु के साथ और अधातु के साथ किसकी रिएक्शनें थी? डाई नाइट्रोजन की रिएक्शनें थी। अब आती है डाई नाइट्रोजन से अपने को क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे। तो अमोनिया बनाने के लिए पहले तो सिंपल सी विधि ध्यान में रखेंगे कि अमोनिया को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो अमोनिया को पहले बनाने के लिए यूरिया होता है ना, यूरिया का जल अपघटन कराया जाता है। यूरिया का फॉर्मूला सिंपल सा माइंड में रखना है। अपने स्टार्टिंग से यानी 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। इसका क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। तो एक जल अपघटन कराने पर क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, जिसे अपने क्या बोलेंगे? अमोनिया कार्बोनेट बोल देंगे। अमोनिया कार्बोनेट बोल देते हैं। अब ये बना हुआ अमोनिया कार्बोनेट को अगर अपने क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो किसका निर्माण करेगा? ये अमोनिया का निर्माण कर लेगा। प्लस में क्या कर देगा? एक अणु जल का निष्कासित कर देगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित कर देगा। तो ये अमोनिया बनाने की क्या थी? विधि थी।
अमोनिया बनाने की विधि में सिंपल यहाँ पर भी लिख रखा है। यूरिया का क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। यूरिया लेंगे, उसके साथ में जल की रिएक्शनें करवाएंगे, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे अमोनिया कार्बोनेट बोलेंगे। उसका क्या करवाएंगे, फिर ताप यानी थोड़ा सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में, जल में, प्लस में क्या निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित कर देगा। ये अमोनिया बनाने की पहले क्या थी, सिंपल विधि थी। फिर सेकंड आती है इसकी अमोनिया बनाने की विधि। तो अमोनिया बनाने की सेकंड विधि आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, अमोनिया का लवण लिया जाता है और उसकी किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अमोनिया का लवण कैसे हो सकता है, जैसे अमोनिया क्लोराइड हो गया, अमोनिया सल्फ्यूरिक हो गया, सल्फेट बोल देते हैं जिसे। इसका क्या करवाया जाता है, तो इसका क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। थोड़ा सा ये क्षार ध्यान में रखना, क्षार कौन सा होगा, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं, बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं, सॉरी। जब अमोनिया क्लोराइड की अभिक्रिया बुझे हुए चूने के साथ में करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया अपने क्या करेंगे, बना देंगे, अमोनिया यहाँ पर बन गया अपना। उसके बाद में क्या करेंगे, एक Cl2 निष्कासित कर देंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 इसके लिख देंगे। उसके बाद में क्या निकलेगा, जल के 2 मॉलिक्यूल्स निष्कासित कर देंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। कौन सी विधि है, तो ये प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है, अमोनिया के लवण लिए जाते हैं। अमोनिया के लवण जैसे अमोनिया क्लोराइड हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, इस प्रकार के लवण लेंगे। लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, क्षार के साथ में करवाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसे बुझा हुआ चूने के नाम से भी जानते हैं। तो बुझा हुआ चूने के साथ में ये क्या कर सकता है, अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, अमोनिया का निर्माण करेगा। प्लस में कैल्शियम क्लोराइड निकाल देगा, प्लस में जल का मॉलिक्यूल्स निकाल देगा। इसी प्रकार से इसकी अभिक्रिया अपने किसके साथ करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे। तो किसका निर्माण करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छे से लिख देता हूं, इसकी अभिक्रिया अपने किसके साथ करवा रहे हैं, अमोनिया सल्फेट ले रहे थे, उसकी रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल्स इसके ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर निकालना क्या अपने को, पहले N2SO4 यानी सोडियम सल्फेट निकाल देंगे। प्लस में अमोनिया के 2 अणु निष्कासित हो जाएंगे, प्लस में क्या निष्कासित हो जाएगा, जल का 1 मॉलिक्यूल निष्कासित हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अपना अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया की प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। अमोनिया बनाने की 2 विधियां देख ली अपने ने। एक तो देखिए यूरिया के जल अपघटन से, दूसरी प्रयोगशाला विधि देखिए जिसके अंदर अपने को करना क्या है, सिर्फ अमोनिया का लवण लेना है, अमोनिया के लवण की रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, क्षार के साथ में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे तो होगा क्या, Na2 निकल जाएगा, यानी यहाँ पर Cl2 निकला, वहां पर क्या निकल जाएगा, अगर यहाँ पर यूज करें NaCl निकल जाएगा। बस रिएक्शन फिर क्या होगी, वैसे की वैसी हो जाएगी। तो थोड़ा सा बस इतना सा माइंड में रख रहे हैं, अमोनिया का लवण प्लस में क्षार रिएक्शन करानी और किसका निर्माण करना है, अपने को अमोनिया का निर्माण करना है। उसके बाद में थर्ड विधि आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, जिसे औद्योगिक उत्पादन बोल सकते हैं या फिर व्यापारिक उत्पादन बोल सकते हैं। हैबर विधि बोलते हैं इसे, हैबर विधि। अमोनिया की हैबर विधि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये इसकी व्यवहारिक विधि और साथ में इसके अंदर कंडीशनें अप्लाई हो जाती है कि अमोनिया बनाने के लिए उसकी हैबर विधि के अंदर होती है कि अधिकतम अमोनिया बनाने के लिए परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है। अपने सिंपल रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया की क्रिया देखते हैं। अगर अमोनिया की नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अमोनिया की अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सॉरी नाइट्रोजन की अगर किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो किसका निर्माण होगा, अपने को पता है अमोनिया का निर्माण होगा। ये अपनों ने अमोनिया बना दिया। प्लस में इसके साथ में एनर्जी निकलेगी, डेल एच अपने बोल सकते हैं कि -96 किलो जूल क्या होगी, इसके अंदर एनर्जी निष्कासित होगी। एनर्जी निष्कासित हो रही है तो मतलब इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो ये उष्मा सेपी रिएक्शन है। उष्मा सेपी
उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोल सकते हैं इसे, ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये आपनों ने एक नियम पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, ला साते लिए का नियम पढ़ा था। ला साते लिए का नियम क्या कहता था? ला साते लिए का नियम कहता था कि अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया उस दिशा की ओर ज्यादा अग्रसर होगी जिस दिशा की ओर क्या किया जाए, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ताप को कम किया जाए और दाब को बढ़ाया जाए। अपनों ने ला साते लिए का नियम देखा था। ला साते लिए नियम किस अभिक्रिया के लिए अप्लाई किया जाता था? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अप्लाई किया जाता था। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती थी जो दोनों ओर चलती थी, यानी एक टाइप से अपने कह सकते थे कि उत्पाद यानी जो क्रिया कारक होते हैं वो पूर्ण रूप से उत्पाद में नहीं कन्वर्ट होते थे। पूर्ण रूप से उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए ला साते लिए का नियम कहता था कि जिस प्रकार की अभिक्रिया उस प्रकार के उसमें क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ताप को कम कर दो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो ताप को बढ़ा दो। ये कंडीशन उसने बताई थी। तो यहाँ पर अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है, हेबर विधि के अंदर भी ला साते लिए का नियम लगेगा और इस नियम के अनुसार अधिक मात्रा में अमोनिया बनाने के लिए क्या कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होगी, तो वो देखते हैं अपने। अमोनिया निर्माण के लिए किस प्रकार की कंडीशन अप्लाई करनी होगी, तो इसके अंदर आता है अभिक्रिया के अंदर स्पष्ट हो रहा है कि अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण N2 प्लस में H2 क्या बन रहा है अपना 2NH3 अमोनिया बन रहा था और प्लस में LH कितनी एनर्जी -96 किलो जूल एनर्जी निष्कासित हो रही थी। माइनस का चिन्ह ये दिखाता है कि अभिक्रिया कौन सी है? उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के कारण अपने क्या करेंगे? इसका ताप कम रखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन अपने रखेंगे ताप कम। ताप कम, ताप कितना होना चाहिए हेबर विधि के अंदर? तो लगभग 700 केल्विन होना चाहिए, 700 केल्विन होना चाहिए। वैसे तो अब देखते हैं कि 700 केल्विन हाई टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपने क्या देखेंगे प्रोसेस, यानी जो दाब यूज करेंगे दाब के अकॉर्डिंग ये ताप होगा वो क्या होगा? कम होगा। जैसे अपने यहाँ पर ताप यूज करेंगे, जो दाब लेंगे वो दाब कौन सा होगा? उच्च दाब होगा। अत्यधिक उच्च दाब यूज करेंगे, अत्यधिक उच्च दाब यूज करेंगे, उच्च दाब यूज करेंगे। लगभग कितना? तो 200 से 900 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब यूज करेंगे। अगर इसे पास्कल में काउंट करते हैं तो 200 इंटू 10 की पावर 5 से लेकर 900 से इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये क्या निकल के आता है? दाब निकल के आता है। तो अपने दाब देखते हैं तो दाब कितने, कौन सी यानी कितनी क्वालिटी का ले रहे हैं? अपने हाई क्वालिटी का ले रहे हैं, क्योंकि लाखों में काउंट हो रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर है वो तो सैकड़े में ही दे रहा है। तो टेम्परेचर दाब की तुलना में क्या है? कम है। कम होने के कारण इसे क्या बोल सकते हैं कि जो अमोनिया निर्माण की विधि है हेबर विधि है, हेबर विधि के अंदर जो मेन कंडीशन होती है वो अत्यंत कम दाब, अत्यंत कम ताप व उच्च दाब पर क्या किया जाता है? इसके अंदर उच्च दाब, अत्यंत कम ताप व उच्च दाब पर यह अभिक्रिया क्या करवाई जाती है? हेबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई जाती है। अत्यंत कम ताप क्यों है? क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब देखते हैं अपने, वायुमंडलीय दाब 200 से 900 मतलब वो बहुत ज्यादा हाई है। उसकी कंपैरिजन में ये जो टेम्परेचर अपने यूज कर रहे हैं वो कम टेम्परेचर यूज हो रहा है। अगर 700 केल्विन टेम्परेचर नहीं लेंगे तो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग, वो अपने को पता है नहीं टूट पाएगी। इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए अपने को टेम्परेचर चाहिए और वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब हाई टेम्परेचर यूज करेंगे तो अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया वापस इस ओर जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है? टेम्परेचर को हाई लिया जाता है, लेकिन दाब को इतना ज्यादा हाई कर दिया जाता है कि ये टेम्परेचर उसमें दाब की तुलना में क्या लगने लग जाता है? कम लगने लग जाता है। 200 से 900 वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर ले रहे अपने, अगर उसे पास्कल में काउंट करते हैं तो लगभग लाखों में चला जाता है वो,
और लाख की तुलना में अपने को पता है सैकड़ा बहुत कम होता है, इसलिए कह सकते हैं कि दाब की तुलना में ताप यहाँ पर क्या है, कम है। ये मत सोचना कि सर आपने कहा था कि 273 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या होने लग जाता है, 373 केल्विन टेम्परेचर पर तो यानी पानी उबलने लग जाता है। आप 373 केल्विन का दुगना कर रहे हो, लगभग 700 से इतना ही पहुंच रहे हैं, दुगना आप टेम्परेचर ले रहे हो और इसे कह रहे हो कि कम टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर ये कम है, लेकिन किसकी कम तुलना से कर रहे हैं, अपने दाब की तुलना से कर रहे हैं। दाब अपनों ने क्या लिया, बहुत ज्यादा लिया है, उसकी तुलना में दाब यहाँ पर जो ताप है, टेम्परेचर है, वो क्या है, कम है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या आती है इसकी, थर्ड कंडीशन इसके अंदर उत्प्रेरक यूज किया जाता है। उत्प्रेरक कौन सा यूज किया जाता है, उत्प्रेरक इसके अंदर लोहा का चूर्ण यूज किया जाता है। लोहा का चूर्ण बोल सकते हो या लोहा का चूर्णित ऑक्साइड बोल सकते हो, लोहा का चूर्णित ऑक्साइड बोल सकते हो, लोहा का चूर्णित ऑक्साइड बोल सकते हो, ऑक्साइड बोल सकते हो। इसके अंदर भी क्या होता है, अल्प मात्रा के अंदर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अल्प मात्रा के अंदर पोटेशियम का ऑक्साइड भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और फोर्थ कंडीशन इसके अंदर ये अप्लाई की जाएगी कि इसके अंदर एक उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, ये 5 कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है। फोर्थ कंडीशन अपने को बनाना है क्या, हेबर विधि के अंदर अमोनिया का निर्माण करना है। अमोनिया का अगर अपने सिंपल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने देखते हैं कि ये एक टाइप से ऊष्माक्षेपी उत्क्रमण या अभिक्रिया निकल के आ रही है। अभिक्रिया निकल के आने के कारण ये अभिक्रिया मतलब क्रिया कारक की ओर ज्यादा प्रस्तावित होगी, उत्पाद नहीं बनेगा इतनी मात्रा में। नहीं तो अपने को पता है वायुमंडल में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो अमोनिया का निर्माण हो सकता है, नहीं होता, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ज्यादा क्या करती है, अभिक्रिया संपन्न होने पर ताप को निष्कासित करती है। ताप को निष्कासित करने के कारण ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो इसे कम ताप पर क्या कराना है, संपन्न कराना है, और उच्च दाब पर क्या कराना है, अपने को संपन्न कराना है। ताप क्या होना चाहिए, कम, और दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। किसके नियम के अनुसार, लासाटेलिए के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार टेम्परेचर कौन सा कितना यूज करेंगे, 700 केल्विन यूज करेंगे, और वायुमंडलीय दाब कौन सा कितना यूज करेंगे, तो 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेयर, जिसे एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडलीय दाब ही होता है। फिर इसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में लोहा का चूर्ण या फिर लोहा चूर्ण का ऑक्साइड यूज करेंगे, और अल्प मात्रा में इसके अंदर क्या रहेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या साथ में पोटेशियम ऑक्साइड के भी उत्प्रेरक के रूप में ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो लोहा चूर्ण यूज किया उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, लोहा ऑक्साइड में यूज कन्वर्ट कर देंगे, जैसे Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे। अब ये क्या करेगा, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, और इसकी उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने कौन से एक उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। टोटल रिएक्शन लिखते हैं तो सिंपल सा एक रिएक्शन ऐसे होती है इसकी, ताकि आपको पता चल जाए कि अभिक्रिया ऐसे संपन्न होगी। एक सिंपल सी रिएक्शन जिसके अंदर ये सभी यूज हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाई, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में करवा रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं अपने Fe ऑब्लिक में लगाकर एल्यूमिनियम 2 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में पोटेशियम ऑक्साइड, साथ में क्या कर रहे हैं अपने 700 केल्विन टेम्परेचर, और साथ में 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, और प्लस में मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक। ये अभिक्रिया अपने ऐसे लिखेंगे, और उत्प्रेरक वर्धक का यूज करके क्या बन जाएगा, अपना अमोनिया बन जाएगा। ये अमोनिया बनने की विधि, हेबर विधि, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन पहले तो अपने को माइंड में रखनी है। कंडीशन भी ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से उत्प्रेरक, कौन कौन सी कंडीशन इसके अंदर अप्लाई हो रही है, ताप कितना हो रहा है, दाब कितना हो रहा है, वो पूछता भी है। हेबर निर्माण विधि में अमोनिया को प्राप्त करने के लिए सही कंडीशन कौन सी है, तो आप लिखोगे अत्यंत कम दाब और अत्यंत उच्च दाब क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए अमोनिया की निर्माण के लिए। अभिक्रिया होती कैसे है, तो अभिक्रिया के लिए एक डायग्राम दिया गया, और आपको नोट्स में भी मैंने सेंड किया। अभिक्रिया में होगा क्या, एक प्रकार से यहाँ पर क्या लेंगे, अपने संपीड़न कक्षक लेंगे, अपने संपीड़न
कक्षक लेंगे, संपीड़ित कक्षक में क्या करेंगे अपने 2 यहां से ले लेंगे N2 और यहां से H2। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को क्या करेंगे संपीड़ित कक्षक में भेजेंगे। इस संपीड़ित कक्षक में क्या करेंगे, ये कौन सा कक्षक होगा अपना संपीड़न कक्षक होगा। इस कक्षक में क्या करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो वायुमंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है या फिर अपने ने क्या किया गया इसे पृथक कर लिया, इसकी मात्रा को नाइट्रोजन की कौन कितने मोल को कितने वॉल्यूम को तो 1 वॉल्यूम को और हाइड्रोजन के कितने तो 3 को। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम आयतन लिया जाता है वो कितना लिया जाता है 3:1 लिया जाता है। 3 मोल किसके होते हैं हाइड्रोजन के, 1 मोल किसका होता है नाइट्रोजन का। जैसे ही भेजते हैं तो ये क्या हो जाते हैं संपीड़ित कक्षक में आके एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर क्या किया जाता है इसे संपीड़ित कक्षक के बाद में उत्प्रेरक कक्षक में भेजा जाता है। कौन से कक्षक में भेजा जाता है तो उत्प्रेरक कक्षक में भेजा जाता है। ये कौन सा हो जाएगा उत्प्रेरक कक्षक। उत्प्रेरक कक्षक का मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक यूज होंगे, जैसे फेरस हो गया, उसके साथ में Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, K2O3 हो गया, जो क्या करेंगे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो संपीड़ित होकर आए हैं उसमें क्या करेंगे हाइड्रोजन को क्या करवाएंगे नाइट्रोजन के साथ में अटैच करवाएंगे और नाइट्रोजन से किसका निर्माण करवाएंगे। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है अपने कह सकते हैं कि NN के बीच में बॉन्डिंग है और H के बीच में बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग को तोड़कर किसका निर्माण करवाएंगे अमोनिया का निर्माण करवाएंगे। जैसे अमोनिया यहाँ पर बन जाता है, अपने को पता है कि अमोनिया बनता है तो ये क्या करता है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को निष्कासित करता है, मतलब उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी के होने के कारण जो अमोनिया बना है वो अमोनिया क्या है वाष्प अवस्था में होने के कारण इसे अपने क्या करेंगे पुनः संपीड़ित कक्षक में भेजेंगे। यहां से नहीं भेजेंगे अब इसे, क्योंकि संपीड़ित करना है अब अपने को, तो संपीड़ित करने के लिए ऊपर से यहां से निष्कासित कर देते हैं अपने इसे क्या करेंगे संपीड़ित कक्षक में भेजेंगे। इसे क्या करेंगे अब संपीड़ित कक्षक में भेजेंगे। संपीड़ित कक्षक में भेजने पर क्या करवाएंगे ऐसे इसे तारों के रूप में यानी एक पाइप के रूप में से निष्कासित करेंगे ताकि ये क्या हो जाए पास आकर जो वाष्प अवस्था है वो किस में कन्वर्ट हो जाए द्रव अवस्था के अंदर क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा द्रव अमोनिया मिल जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर क्या रह जाता है द्रव अमोनिया कन्वर्ट नहीं होता है तो वाष्प अवस्था में, तो इसे क्या कर दिया जाता है पुनः संपीड़ित कक्षक में भेज दिया जाता है। पुनः कौन से कक्षक में भेज दिया जाता है तो जो अपनों ने कक्षक यूज किया उत्प्रेरक कक्षक वाला उस कक्षक में इसे क्या कर दिया जाता है पुनः वापस भेज दिया जाता है। उत्प्रेरक कक्षक में क्या कर देंगे इसे पुनः भेज देंगे। यानी जो अमोनिया रह गई है वाष्प अवस्था में, जो अमोनिया कौन सी अवस्था में रह गई है वाष्प अवस्था में रह गई है, उसे वापस कौन से उत्प्रेरक कक्षक में भेज देंगे। उत्प्रेरक कक्षक में वापस वो किस अवस्था में जाएगी संपीड़ित कक्षक में जाएगी। ये कौन सा अपना संपीड़ित बोल सकते हैं इसे संपीड़क या फिर बोल सकते हैं इसे ठंडक कक्षक, इस कक्षक में भेज देंगे। ये अमोनिया बनाने की क्या थी हैबर विधि थी, प्रयोगशाला हैबर विधि कह सकते हो। चित्र के रूप में सिंपल सा ध्यान रखना है, दो अपने को क्या लेनी है नलियां लेनी है, उसके अंदर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गुजारना है। यहाँ पर क्या होगा ये संपीड़ित कक्षक होगा। अमोनिया और नाइट्रोजन जो क्या गैस अवस्था में वो कौन सी अवस्था में आएंगी द्रव अवस्था में। फिर उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर उत्प्रेरक कक्षक में गुजारेंगे, इनके बीच में बॉन्डिंग को तोड़ाएंगे और किसका निर्माण कराएंगे अमोनिया का निर्माण करवाएंगे। ये अमोनिया वाष्प अवस्था में होने के कारण वापस कौन से अवस्था में संपीड़क कक्षक के रूप में या ठंडक के कक्षक में क्या करेंगे इसे भेजेंगे, जिससे ये कौन सा द्रव अमोनिया अपने को मिल जाएगा। अगर कुछ रह जाती है वाष्प अमोनिया तो वापस वो उत्प्रेरक कक्षक से संपीड़क कक्षक में आती रहेगी। इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग क्या चलती रहती है और किसका निर्माण होता रहता है अपने को द्रव अमोनिया का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि थी। उत्प्रेरक ध्यान में रखना है, टेम्परेचर ध्यान में रखना है, दाब ध्यान में रखना है, उत्प्रेरक वर्धक ध्यान में रखना है, बनाने की विधि ध्यान में रखनी है। बस इतनी चीजें अपने को माइंड में रखनी है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आवश्यक स्थितियों का उल्लेख कीजिए। तो आवश्यक स्थितियां का मतलब होता है कि किस प्रकार का टेम्परेचर होगा, किस प्रकार का दाब होगा, कौन सा उत्प्रेरक होगा, वो सारे अपने को बताने होते हैं। ऐसे सिंपल में मत लेना,
क्योंकि अपने को एक रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट इतना सा करके छोड़ देता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, क्यों होता है, ये भी रीजन पूछता है। तो लास्ट आते लिए के नियम के अनुसार बताना है कि अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए हमें अत्यंत कम ताप और अत्यंत उच्च दाब की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ताप कितना होगा, 700, और दाब कितना होगा, तो 200 से लेके 900 वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, तो ये अमोनिया बनाने की क्या थी, हैपर विधि थी। अब अमोनिया अपना बन चुका है। अब अमोनिया की देखते हैं कि कंडीशन देखते हैं कि अमोनिया में कौन कौन से गुण होते हैं। तो अपने को पता है कि अमोनिया का सिंपल सा सूत्र ये निकल के आता है, ये सूत्र निकल के आता है। अपने को पता है कि इसका संकलन क्या होता है, sp3 होता है। अपनों ने देखा था हाइड्राइड के अंदर संकलन sp3 होता है। इसकी आकृति देखी थी, इसकी आकृति कौन सी होती है, पिरामिड होती है। पिरामिड टाइप की क्या होती है, इसकी आकृति होती है। उसके बाद में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इसकी प्रकृति कौन सी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पूछ लेता है कि अमोनिया क्षारीय प्रकृति का क्यों है। तो अमोनिया क्षारीय प्रकृति का इसलिए क्योंकि इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होने के कारण ये लुईस के अनुसार क्या करता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है और किसका निर्माण कर लेता है, एक क्षार के रूप में कार्य करता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर BF3, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। अपने को दिख रहा है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कैसे है, क्योंकि BF3 में बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन ये विनाश है। अपने को पता है कि बोरोन का लास्ट वाला ऑर्बिटल क्या होता है, 2s2 2p1 होता है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, फ्लोरीन से ग्रहण कर लिए, मान लो साझे कर लिए। तो फिर भी कितने आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए। इसका लास्ट वाला ऑर्बिटल यानी अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है और ये नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट, ये इसको क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है और इस प्रकार से एक यौगिक बना लेता है। इस प्रकार से ये क्या कर लेता है, एक यौगिक बना लेता है। इस पर चार्ज नेगेटिव का, इस पर चार्ज पॉजिटिव का आ जाता है। इस प्रकार से ये अपने क्या कर देता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के कारण इसकी प्रकृति कौन सी निकल के आ जाती है, क्षारीय प्रकृति निकल के आ जाती है। आकृति पिरामिड अपनों ने हाइड्राइड वाले टॉपिक के अंदर ही देख लिया था। sp संकरण अपनों को पता है, संकरण निकालने के लिए हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 3 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं। 4 पर कौन सा आएगा, sp3 आएगा। दूसरी इसकी क्षारीय प्रकृति कैसे डिसाइड करेंगे, तो अपने कह सकते हैं कि अमोनिया होता है वो क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके जलीय विलयन में कौन से आयन को निष्कासित करता है। तो अपने कह देंगे कि जलीय विलयन में OH आयन को निष्कासित करता है। OH आयन को निष्कासित करने के कारण इसकी प्रकृति कौन सी होती है, क्षारीय होती है। अपनों ने ये भी देखा था आर्नियस के सिद्धांत के अनुसार ऐसा कोई भी यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन निष्कासित करता है वो कौन सा होता है, क्षार होता है। जो H+ आयन निष्कासित करता है वो कौन सा होता है, अम्ल होता है। तो ये OH आयन जल के साथ अभिक्रिया करके निष्कासित कर रहा है, तो इसलिए इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रख रहा है, इसके कारण इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। ये लुईस के अनुसार था, ये आर्नियस के अनुसार था। उसके बाद में और इसकी अभिक्रिया कौन सी आएगी जो ये क्या करता है, क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो अपने कह सकते हैं कि अमोनिया होता है। अमोनिया विभिन्न टाइप के अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। जैसे HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो अमोनिया किसका निर्माण करेगा, अमोनिया क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। और अमोनिया क्लोराइड क्या होता है, अपने को पता है, एक लवण होता है। अपने को पता है लवण और क्षार की जब अभिक्रिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, ये सारे 10वीं वाले टॉपिक है। अम्ल और क्षार की साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। प्लस में हो सकता है जल का अणु निष्कासित हो, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर अम्ल कौन सा है, HCl है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अपने को पता है अम्ल और क्षार से क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। अम्ल तो अपनों ने हाइड्रोजन क्लोराइड यूज कर लिया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूज कर लिया। अब ये जो साथ में लवण का निर्माण कर रहा है तो इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है ना कि जो अमोनिया है वो कौन सा होगा, क्षार होगा। और इसकी रिएक्शन देखते हैं तो अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, H2SO4, इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, अमोनिया
SO4 प्लस में क्या निकल जाएगा, जल का अणु निष्कासित कर देंगे और प्लस में क्या निकलेगा, जल का एक अणु निष्कासित हो रहा है, दो इसके साथ में ये यूज हो रहे हैं, दो लेंगे सॉरी, यहाँ पर जल के अणु यहाँ से निष्कासित नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा अपना, ये भी एक लवण ही बनेगा जिसे क्या बोल देंगे, अमोनिया सल्फेट बोल देते हैं। इस प्रकार से क्या कर रहा है ये अमोनिया, जो क्षार की प्रकृति दिखा रहा है, मतलब अपनी क्षारीय प्रकृति दिखा रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके OH आयन निष्कासित कर रहा था, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देखकर लुईस अम्बल की भांति व्यवहार कर रहा था, अम्बल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से ये अमोनिया की अभिक्रियाएं हैं जो ये दिखाती है कि ये कौन सी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय प्रकृति का होता है, कैसे, उदाहरण दीजिए। तो आप कहोगे कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, दूसरा आप कह सकते हो कि ये क्या करता है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, तीसरा आप कह सकते हो कि जल के साथ अभिक्रिया करके OH आयन को क्या करता है, निष्कासित करता है। ये सारी अभिक्रिया इसकी क्या दिखाती है, अम्लीय प्रकृति को दिखाती है। उसके बाद में सेकंड आता है कि अमोनिया होता है वो जल के अंदर विलयशील होता है, अमोनिया होता है वो जल के अंदर विलयशील होता है। क्यों, तो अपने कह सकते हैं कि अमोनिया जल के अंदर इसलिए विलयशील होता है क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। कैसे करता है, तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। ये इसके साथ में क्या कर लिया, इसने हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन दिखा दिया HH, ये क्या कर रहा है, इनके साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा है। तो जल के साथ हाइड्रोजन बंध निर्माण करने के कारण ये क्या होता है, जल के अंदर विलयशील होता है। पर सिंपल से रीजन आएंगे। फास्फोरस जल के, यानी अब सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछ रहता है कि PH3 जल में विलयशील नहीं है जबकि अमोनिया जल में विलयशील है। क्यों, क्योंकि PH3 क्या नहीं कर पाता, हाइड्रोजन के यानी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाता, इसके कारण ये विलयशील नहीं है, जबकि ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, इसलिए क्या हो जाता है, जल में विलयशील हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप अमोनिया की ध्यान में रखना, ठीक है। जल के अंदर विलयशील होता है, अम्लीय प्रकृति दिखाता है, संकरण sp3 होता है, आकृति पिरामिड होती है। उसके बाद में और इसकी छोटी सी कंडीशन ये आती है कि अमोनिया होता है वो कॉपर धातुओं के साथ में, यानी अमोनिया होता है ना जो, वो क्या करता है कि जैसे कॉपर आयन हो गए, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं कि कॉपर +2 का जलीय विलयन बोल सकते हो, या फिर Ag सिल्वर लवण का जलीय विलयन बोल सकते हो, या कॉपर लवण का जलीय विलयन बोल सकते हो। यानी कॉपर +2 आयन के जलीय विलयन के साथ में, या फिर सिल्वर प्लस आयन के जलीय विलयन के साथ में यह अभिक्रिया करके किस प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है, तो ये एक संकुल प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है। ये थोड़ी सी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है। वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि कॉपर के जलीय विलयन के साथ में अभिक्रिया करके अमोनिया किस प्रकार के लवणों का निर्माण करता है, किस प्रकार की यौगिकों का निर्माण करता है, तो वहां पर रिएक्शनें भी दिखानी होती है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके, यानी अमोनिया कॉपर के जलीय विलयन के साथ में या फिर सिल्वर के जलीय विलयन के साथ में अभिक्रिया करके क्या करता है, संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। कौन से यौगिकों का निर्माण करता है, संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है आपको, अक्सर यही देगा वो एग्जाम के अंदर, कॉपर +2 लिख देगा का जलीय विलयन के जलीय विलयन के साथ में अभिक्रिया करके अमोनिया किस प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है, तो ध्यान रखना ये किस प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। होगा कैसे रिएक्शन, तो रिएक्शन सिंपल सी होगी। संकुल यौगिक का निर्माण करना अपने को पता है, कॉपर +2 के साथ में अभिक्रिया करवानी है, अमोनिया के 4 अणु ले लेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, कॉपर NH3 की 4 प्लस में 2, इसे क्या बोल देंगे अपने टेट्रा अमीन कॉपर आयन कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड आयन हो जाएगा। आपने संकुल यौगिकों का नामकरण देखोगे ना तो सिंपल पता चल जाएगा कि किस प्रकार से नामकरण होगा, आपके टॉपिक चल भी रहा है। तो इससे क्या बोल देंगे अपने टेट्रा अमीन कॉपर आयन बोल देंगे। एक प्रकार से कौन सा यौगिक है, तो ये संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक है।
अपने को पता है संकुल यौगिक कौन से यौगिक होते हैं, वह यौगिक जो क्या करते हैं उपसंयोजक बंध द्वारा क्या रहते हैं, अन्य परमाणु जो जिसे अपने क्या बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड के साथ में क्या रहते हैं जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार से क्या करेगा जो सिल्वर होता है, सिल्वर भी क्या करेगा अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करके क्या करेगा संकुल यौगिकों का निर्माण करेगा, संकुल यौगिकों का क्या करेगा ये भी निर्माण करेगा। इसे डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन बोल देंगे इसे, ठीक है। तो ये क्या थी अमोनिया की सिंपल रिएक्शनें थी, अमोनिया का व्यवहार था कि किस प्रकार से वो जलीय विलयन के साथ में, कॉपर जलीय विलयन के साथ में, सिल्वर जलीय विलयन के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इन अम्लों के साथ में रिएक्शन करके, जल के साथ में रिएक्शन करके किस प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है, कैसे ये जल में विलयशील होता है, कैसे इसकी क्षारीय प्रकृति होती है, कैसे इसका संकरण sp3 होता है, आकृति इसकी पिरामिड VSPR के सिद्धांत के अनुसार होती है। ये सारे टॉपिक यहाँ तक अपने कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अमोनिया की रिएक्शनें देखेंगे अन्य धातुओं के साथ में, अन्य यौगिकों के साथ में। थैंक यू।